नमस्कार, फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ऑप्टिक्स की इस लेक्चर सीरीज में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कला संबद्धता यानी कोहेरेंस क्या होता है उसको डिटेल में समझा था। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा व्यतिकरण या इंटरफेरेंस। जिस वेव ऑप्टिक्स को हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है उसमें आपको मोटे मोटे तौर पर तीन घटनाओं को ही समझना है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो उन तीन घटनाओं में से सबसे पहले हम आज इंटरफेरेंस को स्टार्ट कर रहे हैं। ये अपने आप में पूरा एक डिटेल चैप्टर है, तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसको पूरा एडवांस लेवल तक लेकर के चलेंगे। हर एग्जाम में इस टॉपिक्स में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो देखिए, जब हमने प्रकाश की प्रकृति वाले टॉपिक को पढ़ा था और उसके पूरे घटनाक्रम या उसके पूरे एवोल्यूशन को समझा था, तो वहां पर हमने एक चीज नोट की थी कि जब यंग ने अपना इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट किया था तो वहां पर उसने दो चीजों का इस्तेमाल किया था। कौन कौन सी? एक तो आपके हाइगेन का तरंग सिद्धांत और दूसरा अध्यारोपण का सिद्धांत। तो व्यतिकरण की घटना को पढ़ने से पूर्व हम लोग यहां पर थोड़ी सी जानकारी अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में भी प्राप्त करेंगे कि वो होता क्या है। तो आइए देखते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए, मैंने यहां पर लिखा है कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे एक साथ किसी उभयनिष्ठ क्षेत्र से गुजरती है और किसी बिंदु पर एक साथ विक्षोभ यानी डिस्टरबेंस उत्पन्न करती है, तो उस बिंदु पर परिणामी विक्षोभ इन तरंगों के कारण स्वतंत्र रूप से उत्पन्न विक्षोभों के सदिश योग के बराबर होता है। अभी जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इसको मैं आपको विजुअलाइज कराता हूं, ये है क्या। जब आप इसको विजुअलाइज करोगे तब आपको ये लिखा हुआ स्टेटमेंट एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। आप एक बार एक चीज देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई एक तरंग इस प्रकार से है, ठीक है। दूसरी कोई तरंग मान लीजिए आपके पास कुछ इस प्रकार की है। कोई एक तीसरी तरंग है जो आपके पास मान लीजिए इस प्रकार की है। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे, तो ये मान लीजिए दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे हो गई, ये एक साथ किसी उभयनिष्ठ क्षेत्र से एक साथ क्या हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से गुजर रही है। फिर क्या लिखा है, और किसी बिंदु पर एक साथ विक्षोभ, विक्षोभ का मतलब हो गया डिस्टरबेंस, आपस में जुड़ेगी। ये मान लीजिए सपोज कीजिए यहां पर कोई एक बिंदु है, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर बिंदु पर जब ये तरंग आगे बढ़ रही है तो इस पर्टिकुलर बिंदु पर वो क्या कर रही है, एक साथ विक्षोभ उत्पन्न कर रही है, डिस्टरबेंस उत्पन्न कर रही है। डिस्टरबेंस को आप कैसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए मैंने आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट, गोली तरंग अगर पढ़ाया था तब मैंने क्या कहा था, जैसे मान लीजिए आप तालाब में पत्थर फेंका आपने, तो होगा क्या, स्फेरिकल शेप में खूब सारी तरंगे निकलेगी, ठीक है ना। और वो क्या होगी, एक साथ आगे बढ़ रही है, तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो आपस में मिल जाए। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब ये तरंगे एक साथ आगे बढ़ रही है तो किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर क्या करेगी, विक्षोभ उत्पन्न करेगी, एक रिजल्टेंट उत्पन्न करेगी, ठीक है। और आपको पता है कि तरंग जो होती है, तरंग को हम एक प्रकार से, मैंने जो पिछले लेक्चर में आपको बताया था, तरंग के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक उसका आयाम और एक उसकी कला। तो तरंग के आयाम के संदर्भ में अगर देखा जाए तो आयाम मैंने आपको बताया था ना, माध्य से जो विस्थापन होता है, जैसे मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है आपकी, ठीक है ना, इस डिस्टेंस को आप क्या कह रहे थे, आयाम। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके आयाम में कुछ चेंजेज होगा। अब वो आयाम इन तरंगों के आयाम की तुलना में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन एक रिजल्टेंट मिलेगा। तो उस रिजल्टेंट को आप लिखोगे कैसे, क्योंकि ये तरंग एक साथ जब मिल रही है तो उसके रिजल्टेंट को कैसे लिखोगे। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि उसके रिजल्टेंट को हम ऐसे लिखेंगे कि इस पॉइंट पर ये जितनी भी तरंगे स्वतंत्र रूप से, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअली जो विक्षोभ उत्पन्न कर रही है उन विक्षोभों को वो क्या कर दीजिए, आप एड अप कर दीजिए, उनको जोड़ दीजिए, तो जो भी आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रिजल्टेंट हो जाएगा। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर तरंग जो है उसके विस्थापन को आप y1 से लिखते हो, किसी दूसरे को y2 से लिखते हो, किसी तीसरे को y3 से लिखते हो। और y क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि जो y होता है उसको आप ऐसे लिखते हो, a sin kx माइनस ओमेगा टी, या cos kx माइनस ओमेगा टी, या e की पावर i kx माइनस ओमेगा टी। तो y1 y2 y3 है। अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको रिजल्टेंट निकालना है जिसको मैं कहता हूं y। तो y आप सिंपली कैसे लिखोगे, y1 प्लस y2 प्लस y3, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। अब आपने कहा यहां पर आपने सदिश योग क्यों लिखा है, तो देखिए कुछ तरंगे ऐसी है जिनको आप सदिश रूप में भी लिख सकते हो। जैसे सिंपल सी बात है, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर के बनी है, और प्रकाश भी क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, तो उसमें भी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदिश है। तो उस स्थिति में मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक वेव के लिए विद्युत क्षेत्र सदिश को आप क्या लिख रहे हो, E1, तो वो वेक्टर रूप में लिखोगे। दूसरे के लिखोगे E2, वो भी वेक्टर रूप में लिखोगे।
तीसरे के लिखोगे E3, वो भी वेक्टर रूप में लिखोगे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट मान लीजिए मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये होगा E। तो इस E को आप कैसे लिखोगे? इस E को लिखोगे E1 प्लस E2 प्लस E3। तो ये चीज है, सिंपल सी बात है, एकदम सामान्य अर्थों में समझ लीजिए। जब भी आप रिजल्टेंट लिखोगे तो जो भी इंडिविजुअल वेव्स है, उनका जो भी विस्थापन है, उनका जो भी डिस्टर्बेंस है, उन सबको आप क्या कर दीजिए? एडअप कर दीजिए, उनको जोड़ दीजिए। तो यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। बहुत सिंपल चीज है, आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, व्यतिकरण घटना है क्या उसको समझते हैं। देखिए यहां पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। अब ये डेफिनेशन देखो, इस डेफिनेशन के वर्ड टू वर्ड को हमें समझना पड़ेगा। जब हम इस डेफिनेशन के वर्ड टू वर्ड को समझेंगे तब व्यतिकरण घटना हमें अच्छे से समझ में आएगी। तो मैं यहां पर आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, तो याद भी आसानी से हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है? जब दो या दो से अधिक कला संबद्ध स्रोतों से उत्पन्न समान आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य तथा लगभग समान आयाम की तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है तो माध्यम में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। अर्थात माध्यम के किन्हीं बिंदुओं पर आयाम तीव्रता का मान अधिकतम तथा किन्हीं बिंदुओं पर आयाम तीव्रता का मान न्यूनतम प्राप्त होता है, और यह घटना ही क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। अब स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए। सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा है कि दो या दो से अधिक कला संबद्ध स्रोतों से उत्पन्न। तो आपको पता है कि होगा क्या? व्यतिकरण में हो क्या रहा है? अध्यारोपण ही हो रहा है। और आपके पास दो या दो से अधिक क्या है? प्रकाश तरंग है। तो प्रकाश तरंग किसी न किसी स्रोत से प्राप्त होगी। तो व्यतिकरण की घटना के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि जिन स्रोतों से आपको प्रकाश तरंगे प्राप्त हो रही है वो स्रोत कैसे होने चाहिए? कला संबद्ध होने चाहिए। और कला संबद्ध का सिंपल सा मतलब आप जानते हो कि ऐसे स्रोत जिनसे प्राप्त तरंगों में कलांतर समय के सापेक्ष नियत रहता है। वो मैं डिटेल में आपको बता चुका हूं। तो आप समझ गए कि दो या दो से अधिक कला संबद्ध स्रोतों से उत्पन्न तरंगे, उन तरंगों की खासियत क्या है कि तरंग की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति तरंग दैर्ध्य दोनों एक ही चीज है। आप आवृत्ति को दर्शाते हो न्यू से और तरंग दैर्ध्य होता है लैम्डा, और दोनों में रिलेशन क्या होता है? न्यू लैम्डा इज इक्वल टू सी। तो दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो वो जो तरंगे उत्पन्न हो रही है उन तरंगों की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य समान होने चाहिए तथा लगभग समान आयाम। उनके जो आयाम है, आपको पता है ना, किसी तरंग को जब हम ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू ए साइन kx माइनस ओमेगा टी, तो ये वाला पार्ट उसका होता है आयाम का और ये वाला पार्ट होता है कला का। तो उन तरंगों के जो आयाम है वो लगभग समान होने चाहिए। अब इस चीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, मैं सब धीरे धीरे बताऊंगा, आप वर्ड टू वर्ड याद रखना। मैंने लगभग समान क्यों कहा? मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि या तो अलग होने चाहिए या पूरे समान होने चाहिए। यहां पर मैंने लिखा लगभग समान आवृत्ति, यहां पर लिखा है समान आवृत्ति, लेकिन आयाम लगभग समान होने चाहिए। आगे आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब है, ध्यान रखना। तो मैंने क्या कह दिया कि जिन प्रकाश स्रोतों से तरंगे उत्सर्जित हो रही है वो तरंगे कैसी होनी चाहिए? उनकी आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य समान तथा आयाम लगभग समान। और जब वो एक साथ एक ही दिशा में आगे बढ़ती है तो क्या होगा? उनमें अध्यारोपण होगा ही होगा, ठीक है ना। अध्यारोपण होगा तो होगा क्या? माध्यम में ऊर्जा का पुनर्वितरण होगा, क्योंकि तरंग में ऊर्जा भी तो होती है। तो किसी की ऊर्जा कुछ होगी, किसी की ऊर्जा कुछ होगी, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब वो अध्यारोपित होगी तो ऊर्जा का क्या हो जाएगा? पुनर्वितरण हो जाएगा। और पुनर्वितरण का मतलब क्या है? पुनर्वितरण का मतलब मैंने यहां पर बताया है, अर्थात किन्हीं बिंदुओं पर, यानी मान लीजिए तरंगे, सपोज करो ये तरंगे इस प्रकार से आगे बढ़ रही है, ये तरंगे मान लीजिए इस प्रकार से आगे आपके बढ़ रही है, तो अलग अलग पॉइंट पर होगा। मान लीजिए इस पॉइंट पर ये आपस में मिलेगी तो आपको अलग रिजल्टेंट मिलेगा, इस पॉइंट पर मिलेगी तो कुछ अलग रिजल्टेंट मिलेगा, इस पॉइंट पर मिलेगी तो कुछ अलग रिजल्टेंट मिलेगा। तो एक तरह से क्या हो रहा है? ऊर्जा का पुनर्वितरण हो रहा है। अब हो सकता है कि किसी पॉइंट पर तो क्या हो, जो रिजल्टेंट मिल रहा हो वो रिजल्टेंट इस प्रकार से हो कि इन सभी के आयाम की तुलना में भी क्या उससे अधिक प्राप्त हो, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पर जो रिजल्टेंट मिल रहा है उसका जो आयाम है वो इनकी तुलना में क्या हो? कम हो। अधिक होने का तो मतलब क्या हो गया कि उनमें एडअप हो जाएगा, कम होने का मतलब क्या है? उनमें माइनस हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है। पुनर्वितरण का तो मतलब यही है, पुनर्वितरण का मतलब है कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, लेकिन रिजल्टेंट रूप से समान रहेगा, ये ध्यान रखना। यहां पर भी ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होगा, अगर कहीं पर अधिकतम है तो कहीं अन्य स्थान पर न्यूनतम भी होगा। तो यही मैंने लिखा है, अर्थात किन्हीं बिंदुओं पर आयाम तीव्रता का मान अधिकतम तथा किन्हीं बिंदुओं पर आयाम तीव्रता का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। अब वापस आप ध्यान से सुन लीजिए, हो क्या रहा है। एक माध्यम है जिसमें तरंगे जो कहां से उत्पन्न हो रही है? कला संबद्ध स्रोतों से उत्पन्न हो रही है, एक साथ एक दिशा में आगे बढ़ रही है। उन तरंगों की खासियत क्या है? उनकी आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य समान है जबकि आयाम लगभग समान है। जब वो आगे बढ़ेगी तो क्या होगा? उनमें अध्यारोपण होगा, और जब अध्यारोपण होगा तो माध्यम में ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाएगा, जिसका क्या मतलब है कि अलग अलग पॉइंट पर वो अलग अलग प्रकार से अध्यारोपित होगी।
हो सकता है किन्हीं बिंदुओं पर अध्यारोपण इस प्रकार का हो कि रिजल्टेंट आयाम बढ़ जाए, हो सकता है किन्हीं बिंदुओं पर अध्यारोपण इस प्रकार का हो कि रिजल्टेंट आयाम कम हो जाए। तो ये दोनों ही चीजें संभव है, कहीं पर बढ़ेगा कहीं पर कम होगा, या तो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। आपके पास दो रेंज है, या तो आयाम होगा मैक्सिमम या होगा मिनिमम। तो पूरी रेंज में आयाम जो होगा इन दोनों के बीच में क्या करेगा, ट्रेवल करता रहेगा। अभी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम से कुछ कम भी हो सकता है, मिनिमम होगा, मिनिमम से नीचे नहीं जाएगा, इससे ऊपर ही रहेगा। तो इस प्रकार से इस रेंज में क्या रहेगा, उसका आयाम बदलता रहेगा, बदलता रहेगा। इसका मतलब ऊर्जा का क्या हो रहा है, पुनर्वितरण हो रहा है, एडजस्टमेंट हो रहा है। तो ये पूरी जो घटना है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। अब आपका काम क्या है, आपको यहां पर अब व्यतिकरण की घटना का मैथमेटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। मैथमेटिकल एनालिसिस का सिंपल सा क्या मतलब है कि आप कोई दो तरंग लोगे, उनके विस्थापन को y1 y2 से लिखोगे और अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हुए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाल करके लाओगे। और वो फॉर्मूला किसका होगा, आपको क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट विस्थापन जो y होगा वो रिजल्टेंट निकालेंगे। और उसके आधार पर हम फिर देखेंगे कि कब आयाम और तीव्रता का मान अधिकतम होता है और कब आयाम तीव्रता का मान न्यूनतम होता है। और उससे हमें कुछ कंडीशंस मिलेगी, उन सारी कंडीशंस को हमें याद भी रखना है, नोट डाउन भी करना है। तो आइए हम लोग अब व्यतिकरण की घटना को जब समझ चुके हैं तो इसके मैथमेटिकल एनालिसिस को भी डिटेल में समझते हैं। तो यहां पर मैं नोट करता हूं उन चीजों को, आप थोड़ा एक बार नोट कीजिए। तो देखिए इस मैथमेटिकल एनालिसिस को मैंने लिखा है व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। तो यहां पर मैंने लिखा है, माना दो तरंगे जो कला सबद स्रोतों से प्राप्त हो रही है, जिनकी आवृत्ति समान है तथा आयाम क्रमशः A1 व A2 है, यानी आयाम क्या अलग अलग है। लेकिन याद रखना ये आयाम कैसे हैं, लगभग समान है। A1 और A2 के मान में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल ही लगभग समान है, लेकिन एकदम समान नहीं है। उसका मीनिंग पता चल जाएगा जब ये मैथमेटिकल एनालिसिस हम करेंगे ना, और उसके बाद जब कंडीशंस को पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो आयाम A1 A2 है, किसी माध्यम में संचरित है, इनके विस्थापन को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो अब आप देखिए मैंने क्या कहा, आपके पास दो तरंग हैं, मान लीजिए एक तरंग है आपके पास y1 जिसका आयाम A1 है, और उस तरंग को मैं कैसे लिख रहा हूं, साइन kx माइनस ओमेगा टी। एक कोई दूसरी तरंग है जिसका आयाम क्या है A2, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। ये फाई क्या है, ये फाई है दोनों तरंगों में कलांतर। मैंने आपको बताया ना कलांतर कैसे लिखते हैं हम, ठीक है ना। यानी मान लीजिए एक तरंग 0 से स्टार्ट हो रही है तो दूसरी तरंग π/2 से या पाई से कहीं से भी स्टार्ट हो रही है, दोनों में क्या है, कुछ कलांतर है। और ये कलांतर कैसा है, ये कलांतर समय के सापेक्ष नियत है। यानी दोनों तरंगों में जितना भी कलांतर एक बार है, सपोज कीजिए वो π/2 का है, पाई का है या 3π/2, जितना भी है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो यहां पर आपका फाई क्या है, यहां पर आप ध्यान रखना फाई क्या है, फाई है आपका कलांतर, ठीक है। फाई आपका है कलांतर, या इसको हम कहते हैं फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि व्यतिकरण में क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत हम अप्लाई करते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत अप्लाई करोगे तो क्या होगा, दोनों को हम एडअप कर देंगे। आप नीचे लिख दीजिए अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण सिद्धांत से आप क्या लिखोगे, जो आपका रिजल्टेंट y होगा वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी मैथमेटिक्स लगाते हुए इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करना है। तो देखिए कुछ को हम आगे लिखते हैं। तो y क्या हो गया आपका, देखो y1 क्या है, a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। इस तरह से मैंने लिखा है। अब सिंपल सी मैथमेटिक्स है, मैं पूरा लिख दूंगा, ठीक है ना। डेरिवेशन जो भी होंगे हम पूरा बोर्ड पर लिख करके रहेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखिए यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, इसको आप यहां देखिए एक बार, जो आपका y है तो इसको तो मैं एज इट इज रखूंगा। यहां पर मैं क्या करूंगा, ये kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव दो एंगल है ना, तो इसको मैं साइन c प्लस डी के हिसाब से ओपन कर लूंगा। और साइन c प्लस डी क्या होता है, साइन c cos d प्लस cos c साइन d। तो देखिए आप a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी, और इसको मैं ओपन करता हूं a2, ये हो जाएगा साइन kx माइनस ओमेगा टी cos फाइव प्लस cos kx माइनस ओमेगा टी साइन फाइव। ये मैंने इसको कैसे ओपन कर लिया, साइन c प्लस डी का फॉर्मूला लगाते हुए।
अब देखिए यहाँ पर हम कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करते हैं, कुछ कॉमन वगैरह लेते हैं। तो देखो यहाँ भी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है, यहाँ भी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, a1 बच जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा a2 cos फाई, और इसके साथ में क्या कॉमन है, इसके साथ में कॉमन है साइन एक्स माइनस ओमेगा टी। क्लियर है? फिर प्लस, ये तो आपको एच डी लिखना है, प्लस a2 cos, इसको मैं थोड़ा इस प्रकार से लिखता हूं, a2 cos, a2 पहले साइन फाई लिख देता हूं और फिर लिख देता हूं cos के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्लियर है? तो ये मैंने इस प्रकार से लिख दिया। अब देखिए यहां पर आप देखिए ये जो पूरा फैक्टर है ये एक प्रकार का कांस्टेंट है, यहां पर कोई टाइम का पद नहीं है। a1 कांस्टेंट है आयाम, a2 भी कांस्टेंट है, और फाई भी क्या है, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। फाई का कुछ ना कुछ मान होगा, पाई, 2 पाई, 3 पाई, कुछ भी होगा। तो जब आप cos पाई cos 2 पाई निकालोगे तो वो एक संख्या मिलेगी। कहने का मतलब ये पूरी जो क्वांटिटी ब्रैकेट लिखी वो एक प्रकार की क्या है, कांस्टेंट है, एक प्रकार का नियतांक है। उसी प्रकार से ये जो क्वांटिटी है a2 sin फाई, ये भी क्या एक प्रकार का कांस्टेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को एक डिफरेंट टाइप के कांस्टेंट से रिप्लेस कर रहा हूं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो आप इसको देखिए एक बार मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं लिखूंगा माना लेट a1 प्लस a2 cos फाई इज इक्वल टू a cos थीटा और a2 sin फाई इज इक्वल टू a sin थीटा। थीटा भी कोई एक एंगल होगा, अभी बताऊंगा क्या है सब आपको। तो ये कैपिटल ए क्या है वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखिए क्या है, इन दोनों डिफरेंट कांस्टेंट को मैंने क्या कर दिया, एक नए प्रकार के कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया। अब इन मान को रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए एक बार इनके मान को, तो यहां पर देखो आप, मैं लिखता हूं वाई क्या हो जाएगा आपको, वाई हो जाएगा अब a cos थीटा साइन एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a साइन थीटा cos एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा और सिस्टम से देखते हैं। देखो ये वापस देखो, a तो एक तरह से कॉमन हो गया। अब ये क्या है, साइन ए साइन सी साइन डी कॉस सी कॉस डी। ठीक है, तो वापस क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस डी। तो देखिए साइन सी प्लस डी, तो ये लीजिए साइन सी प्लस डी। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास एक रिजल्टेंट आ गया। आप y1 y2 दो तरंगे लेके चले थे, उन दोनों में जब आपने अध्यारोपण करवाया और पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तो आपको मिल गया y क्या मिला, a sin kx माइनस ओमेगा टी। ये एक रिजल्टेंट, एक सिंगल वेव है। उस वेव का आयाम क्या है, a है, और उसका कला पार्ट क्या आपका पूरा, ये उसका कला पार्ट है। तो मैं कह रहा था ना, ये थीटा क्या है, a क्या है, उसको आप समझिए। इस शुरुआत में आपने स्मॉल a1 a2 लिखे थे, वो क्या थे, जो दो डिफरेंट या दो इंडिविजुअल वेव थी उनके आयाम थे। लेकिन ये कैपिटल ए क्या है, उन दोनों तरंगों में जब अध्यारोपण हुआ और आपको एक परिणामी तरंग मिली, उस परिणामी तरंग का आयाम है। तो यहां पर आप नोट कीजिए, कैपिटल ए क्या है, कैपिटल है परिणामी तरंग का आयाम, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। और थीटा क्या हो जाएगा, वहां पर फाई आपकी कला थी तो थीटा हो जाएगी परिणामी तरंग की। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए हम लोगों ने एक रिजल्टेंट वेव प्राप्त कर ली, उस रिजल्टेंट वेव के आयाम को भी प्राप्त कर लिया और उसके थीटा को भी प्राप्त कर लिया। अब ये जो आयाम है और थीटा है, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको निकालने पड़ेंगे, वो आपको निकालने बहुत जरूरी है। वो हम कैसे निकालेंगे, आप देखिए हम लोगों ने इसके पिछले ये लिखा था, देखो आपने जब माना था ना, ये दो चीजें, ए कोस थीटा को आपने ये माना था, ए साइन थीटा को आपने ये माना था। अब यहां से आपके निकलेगा थीटा और यहीं से आपके निकलेगा ए। कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल सी बात है। एक बार आप क्या करोगे, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे, तो यहां पर तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, और इधर बच जाएगा ए स्क्वायर, और फिर इनका स्क्वायर करके आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए के लिए रिजल्टेंट आयाम के लिए क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए मिल जाएगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। उसी प्रकार से जब दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको थीटा के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा। मैं इसको कर देता हूं, आप देखिए यहां पर देख लीजिए एक बार। तो देखो आपने क्या लिखा था कि जो आपका a1
प्लस A2 कॉस फाई है, उसको तो आपने लिखा था A कॉस थीटा, उसको लिखा था A कॉस थीटा। और जो आपका A2 साइन फाई है उसको आपने लिखा था A साइन थीटा। देख लीजिए एक बार, A साइन फाई को A साइन थीटा और इसको A कॉस थीटा। ठीक है, अब एक बार आप क्या कीजिए, स्क्वायर करके एडअप कर दीजिए। तो मैं सीधा ही लिख देता हूं, देखो इधर तो हो जाएगा आपका A स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका A1 प्लस A2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का होल स्क्वायर। ओपन कीजिए तो ये हो गया देखो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और यहां पर भी क्या है A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो A2 स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई हो गया 1। तो यहां सिंपली मैं लिख देता हूं A2 स्क्वायर और प्लस इसका एक पद और आएगा क्या, 2A1 A2 कॉस फाई। तो ये हो गया 2A1 A2 कॉस फाई। तो ये आपके मिल गया A स्क्वायर, और A क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1/2। तो यहां लिख देता हूं A हो गया आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई की पावर 1/2। ये आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल करके आ गया किसका, ये आ गया आपके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। जो भी तरंग अध्यारोपित हो रही है उसके लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन निकल करके आ गया। और इसी एम्पलीट्यूड के एक्सप्रेशन से आप अभी बताओगे, हमने कहा था ना कि किन्हीं बिंदु पर आयाम अधिकतम, किन्हीं बिंदु पर न्यूनतम, वो कैसे अधिकतम होगा, उसकी क्या कंडीशन होगी, कब अधिकतम होगा कब न्यूनतम होगा, वो सारा का सारा मान आप इस एक्सप्रेशन से फाइंड करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आपको याद ही रखना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब देखो ये हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल लिया, अब हम रिजल्टेंट फेज यानी परिणामी तरंग की कला निकालते हैं। तो कला के लिए देखो आप कुछ मत कीजिए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तब क्या होगा, देखो मैं मान लीजिए समीकरण 2 को 1 से डिवाइड करता हूं, तो यहां पर मेरे बच जाएगा क्या, tan थीटा, और उधर क्या आ जाएगा, उधर आ जाएगा A2 sin फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई। तो ये सिंपल सा एक्सप्रेशन था जो आपको मिल गया किसका, परिणामी तरंग की कला का। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन थे जो हमने निकाल लिए। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, व्यतिकरणीय घटना की फिजिकल डेफिनेशन हमने देखी थी, ठीक है, उसका मतलब समझा था, और बाद में हम लोगों ने एक मैथमेटिकल एनालिसिस किया है इंटरफेरेंस की घटना का, और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के सहायता से हम लोगों ने जो परिणामी तरंग आपको मिल रही है उसके आयाम को आप कैसे लिखोगे वो हमने प्राप्त कर लिया, और उसके कला यानी जो रिजल्टेंट वेव की कला है उसको कैसे लिखोगे वो दो एक्सप्रेशन हमने प्राप्त कर लिए। इस लेक्चर को तो मैं इतना यहीं पर समाप्त करूंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, उन कंडीशंस को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे जो आपको यह बताएगी कि किन बिंदुओं पर आयाम अधिकतम है और किन बिंदुओं पर आयाम न्यूनतम है। थैंक यू।